ऑडियो आ रही है। अब आ रही है सही। ये कहाँ गया एक। लिंक भेजी नहीं क्या? भेज दिए उसको तो मैंने। सीन करी नहीं होगी अभी तक या तो। हाँ। कहाँ गया भाई ये। उसको लगा मीटिंग ओवर तो नहीं हो गई, और भी है अभी तो। उसको बुला फिर। पिक नहीं कर रहा कॉल भाई। स्टार्ट करते हैं। बाद में हाँ देख तो लेगा स्टार्ट वो। कर, रिकॉर्डिंग देख लेगा वो। हाँ। हेट्रोजीनियस एक। हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि जनरल सॉल्यूशन जो है हेट्रोजीनियस में, वो बस एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है उसमें ऐड हो जाता है। हमने होमोजीनियस पढ़ा था, उसमें हमें पता है कि जो हमारा एफ एक्स की वैल्यू है, ये हमने हमें सॉल्व किया। उसमें हमने क्या देखा, जो भी हम आर की इक्वेशन बना रहे थे वो हमेशा जीरो के इक्वल आ रही थी। जैसे कि यहाँ जीरो आ रहा है, यहाँ जीरो आ रहा है। जीरो ना आए तब कैसे करेंगे। तो जीरो नहीं आएगा तो उसके लिए हमारे पास प्रोसीजर अलग है थोड़ा। अब जैसे कि यहाँ पे हमने हेट्रोजीनियस की बात करी, तो एफ एक्स जो है वो जीरो के इक्वल नहीं। तो वो जीरो के इक्वल नहीं होगा तो जनरल फॉर्मूला जो है वो ए एन तो रहेगा। ए एन में क्या होगा, एच यहाँ पे हेट्रोजीनियस है, मतलब उतना तो हमें करना ही है जितना हम पहले कर। लेकिन इसमें एक और चीज ऐड होगी। बस तो रहेगा ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। हेट्रो चाहिए अगर होने हो, उसमें एक और चीज ऐड करो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने का स्टेप्स देखते हैं, उसके भी चार केस होते हैं कि कैसे कैसे करेंगे। तो उसके चार केस में दिखाता हूँ अभी। केस केस वन में क्या था हमारा। केस वन जो है हमारा बताता है कि जो केस वन में क्या होता है, एफ एक्स जो है बराबर होता है किसी कांस्टेंट के बराबर होता है, मतलब जीरो के बराबर नहीं होता इस बार। जैसे पीछे हम कर रहे थे तो जो भी इक्वेशन लिख रहे थे वो बराबर पॉलिनोमियल होगा। या तो दो और है केस, वो होगा इसमें कि रूट ही उसका कॉल कर लेता है रूट को। वो केस नंबर थर्ड एंड फोर है। अभी हमें पढ़ना है कांस्टेंट वाला। तो कांस्टेंट वाले में क्या है, ए एन जो एच होता है होमोजेनियस, वो तो हमें पता चल निकालेंगे। हमें स्टेप से देखना है कि ए एन पी, जहाँ पे पी जो है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। उसके लिए हम क्या करें। उसके लिए मैंने बताया था कि जो ए वन है उसको ए के बराबर लिखो। क्यों, ए हमें जब, तो हम ए वन और ए टू लेंगे, या ए जीरो या ए वन बोल देंगे, कोई भी दो लेंगे। ए जीरो ए वन ले लो या ए वन ए टू ले लो, ठीक है। जब हमारी डिग्री जो है वो टू होगी, जैसे एन की पावर टू, तो डिग्री यहाँ पे टू हो गई। जब डिग्री हमारी टू होगी तो हम तीन लेंगे, ए जीरो ए वन और ए टू। तो अभी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ जीरो की पावर होगी। तो हमने ए लिया है। अब ए लिया है तो पुट क्या करना है, सेकंड स्टेप हमारा कहता है कि पुट करो ए वन ए एन जो भी हमारा उसको ए के बराबर पुट करो। ए एन माइनस वन या ए एन माइनस टू, ए एन माइनस थ्री, कोई भी है उसको ए के बराबर लिखो। फिर फाइंड करो ए की वैल्यू क्या है। फिर ए एन पी जो है वो ए के इक्वल लिख दो, जो भी आएगा। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पे टू है, यहाँ पे जीरो नहीं है, यहाँ टू है। इसका मतलब क्या है, ये एफ एक्स बराबर में कोई कांस्टेंट है, मतलब हेट्रोजीनियस है। ठीक है, हेट्रोजीनियस का तो ऐसे ही पता चल गया, यहाँ पे टू है। अगर यहाँ जीरो होता तो ये होमोजीनियस होता। हेट्रोजीनियस में क्या है, यहाँ पे जीरो के अलावा और बाकी सब हो सकता है, जो कि पॉलिनोमियल भी हो सकता है, जो कि कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे टू दे रखा है। तो हमने क्या किया, सेम वही प्रोसीजर होमोजीनियस वाला निकालने के लिए। ए एन हमने निकाल लिया होमोजीनियस से, आर आर की वैल्यू निकाली दो, और फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करी। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है ए एन पी। पी फाइंड करने को बराबर रखो ए के। तो हमने ए के बराबर रखा। जैसे यहाँ ए एन था, एन की जगह क्या रख दिया हमने, ए। यहाँ पे फाइव ए एन माइनस वन था, फाइव और ए। फिर यहाँ पे सिक्स ए एन था, तो सिक्स तो सिक्स ही रहेगा, बस ए एन की जगह पे वैल्यू ए आ जाएगी। और वो बराबर टू ए के, मतलब ये कांस्टेंट है, उसके साथ भी एक ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये बराबर किसके हो गया, टू ए के। अब यहाँ से हमें सारी, तो ए से ए तो निकल ही जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या, टू है, यहाँ पे टू नहीं आएगा, ये टू मैंने शायद गलती से लगा दिया है, इसको हटा दियो। ठीक है, ये वाला टू यहाँ नहीं आएगा, इस साइड जो है वो वही वही रहेगी कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ पे क्या है कि टू है, इसको सॉल्व करा छह और एक साथ, सात में से पांच गए दो, तो दो बराबर में दो हो गया, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई। मतलब ए एन पी जो है वो क्या आ गया हमारा, वन आ गया।
ठीक है। अब हमें वैल्यू दी होती है तो इनिशियल वैल्यू से हम क्या निकाल सकते हैं, B1 और B2 निकाल सकते हैं। यहाँ पे बस तुझे ये ध्यान रखना है, जब तू इनिशियल वैल्यू से अगर तू पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल रहा है या जनरल सॉल्यूशन निकाल रहा है, तो तुझे पहले जनरल सॉल्यूशन जो कि होमोजेनियस का है और जो पर्टिकुलर का है, वो उन दोनों को निकालने के बाद ही कंडीशन को लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने यहाँ पे किया, ANP जो है हमारा 1 आया। अब हमारा जनरल सॉल्यूशन जो है, इन जनरल सॉल्यूशन इज AN बराबर में 2NB1 प्लस में 3NB2 प्लस में 1। अब ये जो प्लस में 1 आया ना, वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो +1 हमें, जब हमारी पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल जाएगा +1, उसके बाद हमें इनिशियल कंडीशन लगानी है। पहले हम क्या कर रहे थे, जनरल सॉल्यूशन निकाला, इनिशियल कंडीशन को पुट करा, B1 B2 की वैल्यू पुट करी। लेकिन इसमें क्या करना है ना, सबसे लास्ट में B1 और B2 की वैल्यू पुट करनी है, जब हमें ANH भी मिल जाए और ANP भी मिल जाए। जब ये मेरे को दोनों मिल जाएगी, उसके बाद हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट आ रही है ना। हाँ भाई क्लियर है। ठीक है। अब दो, ये केस था हमारा पहला। अब दूसरा केस हमें क्या कहता है कि f(x) बराबर px है। अब यहाँ पे px जो है वो एक पॉलिनोमियल है जिसकी कोई भी डिग्री है। ठीक है, वो हमारा पॉलिनोमियल है। के लिए भी कुछ स्टेप्स होते हैं, सबके लिए स्टेप्स ही अलग है, बस बाकी सब तो सेम है। जैसे an बराबर में a0 प्लस में a की पावर n प्लस में a2 n की पावर 2, ऐसे as ns तक जाएगा। अब इसमें क्या करना है, पुट करनी है हमें वैल्यू सेम, an और an, इसको वैल्यू को किसी पुट करनी है, फिर कंपेयर करना है कोफिशिएंट को। जैसे कि हम कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं जिसमें मैंने बोला कि 3n प्लस में 2 बराबर में 6 है, तो हमें ये पता है कि हमें तो कांस्टेंट के साथ ही कंपेयर करना है और एन वाले को एन वाले के साथ ही कंपेयर करना है। जैसे कि हम इक्वल टू लिख लेते हैं उसको, अभी क्वेश्चन आएगा उसमें बहुत इजी हो जाएगा। फिर फाइंड करते हैं A0 A1 A2, जो भी हमारे जितनी हमारी डिग्री होगी उसके हिसाब से हम उसको लिखेंगे, फिर हमारा A1 A0 जो भी होगा वो आएगा। फिर ANP जो है वो निकालेंगे, तो A0 प्लस में A1n, ऐसे ऐसे वैल्यू उसको AN की P भी जो है उसमें लिखेंगे। जैसे पीछे हमारा कांस्टेंट है तो उसमें सिर्फ A0 आया था, तो A0 को हमने, पे एक नहीं आएगा, यहाँ कांस्टेंट के साथ कुछ वैल्यू आएगी जो कि पॉलिनोमियल बोला जाएगा। जैसे कि यहाँ आया, इसमें एन स्क्वायर आ गया, एन स्क्वायर से हमें क्या पता चला, ये पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल के लिए करते कैसे हैं, पॉलिनोमियल के क्या है, पहले तो सेम प्रोसीजर जैसे सेम एज होमोजीनियस। होमोजीनियस से हमने क्या निकाला, अब जरूरी नहीं है हर बार an हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे yn ले लिया। yn बराबर में हमने ये वैल्यू निकाली जनरल सॉल्यूशन के लिए। फिर हमने p के पास आए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे A1 और A2 तीन लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर की डिग्री कितनी है, दो, दो होगी तो हमें तीन लेने पड़ते हैं, A0 A1 और A2। जब हमारी डिग्री 0 होती है सिर्फ एक लेना पड़ता है, अगर यहाँ डिग्री 1 होती हमें दो लेना पड़ता, A0 और A1। तो हम अभी हमारी पावर कितनी है, 2, मतलब डिग्री कितनी होगी, दो। जब तीन कोफिशिएंट लिए, एक A0 एक A1 और एक A2, और इसके साथ भी सेम वही प्रोसीजर है जैसे B1 B2 और B3 के साथ हो रहा था। जब वो सेम हो रहे थे तो क्या हो रहा था, यहाँ पे B1 ले रहे थे, B1 एंड B2 ले रहे थे, फिर एन सी, यहाँ A0 प्लस में A1 के साथ एन, फिर A2 के साथ एन स्क्वायर, और आगे जाता तो क्यूब भी आता, फिर A4 हो जाता, A3 आता, फिर A4 आता, ऐसे चलेगा इसमें भी। ठीक है, इसमें क्या करना, ये जो वैल्यू पूरी आई है उसको हर रख के देखना है। मतलब रख के देखना क्या है, मतलब उसको रखना ही है, फिर उसको कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। तो हमने क्या किया, A0 A1 n प्लस में A स्क्वायर A2 n स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू y की पावर जो है ना वो नीचे सबस्क्रिप्ट में n है, तो अब हमें n की वैल्यू चेंज करनी है, n पे है। ये जो हमारा फॉर्मूला है, पहले y में क्या है, n+2, फिर माइनस में y की पावर n+1, फिर है y के साथ n। या ओके, क्वेश्चन हमारा बोला ये सेम होमोजीनियस वाले पे हम गए, जैसा प्रोसीजर था। फिर जैसी हमारी डिग्री आई तो डिग्री के लिए हमने A0 A1 और A2 लिया। ठीक है, अब A0 के लिए रखा, A0 A1 और A2। अब जो यहाँ पे n जो है ना, ये करेगा, कैसे करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, n+2। जब यहाँ n+2 है तो जहां जहां इसके साथ n है वहां वहां n+2 रखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरी प्रोसीजर आएगी जिसके लिए हम इसके लिए बात करेंगे। अभी हमने बात करी सिर्फ y n+2 की, जहाँ पे n की जगह हमें n+2 रखना है, तब n की जगह पे n+1 रखना है।
उसके लिए हमारा प्रोसीजर सेम है, बस यहाँ n+1 आ जाएगा n वाले की जगह पे। फिर तीसरे वाले में 2 है, तो 2 के साथ क्या है, y की पावर सबस्क्रिप्ट में n है, तो n के लिए भी क्या लिया, यहाँ पे सेम लिया n और n²। मतलब y की जो पावर जो सबस्क्रिप्ट में n है उसी को चेंज कर रहे हैं हम। पहले वो n+2 है तो n+2 के लिए एक इक्वेशन, फिर n+1 है उसके लिए एक, फिर n है तो इनके लिए एक। प्रॉब्लम है तो बताओ क्या हुआ। क्लियर है भाई। क्लियर है ना। और इसको बराबर लिखेंगे n² के, जो कि हमारी वैल्यू है, इसी में हम पुट कर रहे हैं। कंफ्यूज मत होना, हम इसी में पुट कर रहे हैं, जो हमारा क्वेश्चन है उसी में पुट कर रहे हैं। बराबर में n² है, यहाँ पे भी बराबर में n² है। बस यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, यहाँ पे n+2 था, फिर n+1 था, फिर n था। तो वैसे ही यहाँ पे n+2 के लिए रखा है एक बार n+1 के लिए रखा और एक बार n के लिए रखा। तो तीनों वैल्यू के लिए हमने एक एक बार रख दिया और उसको बराबर करा n²। अब हमें पता है इसको स्क्वायर को खोलेंगे a+b का होल स्क्वायर लगेगा, फिर माइनस प्लस करेंगे, तो जो भी घटा गुना जो भी करा हमने, हमें एक वैल्यू ये n² के बराबर है। अब हमें ये देखना है स्क्वायर वाला है वो n² के ही बराबर होगा। मतलब इन दोनों के अगर हम कोफिशिएंट को कंपेयर किया जाए तो 2a² जो है वो बराबर होगा 1 के। अब बाकी सारे 0 के बराबर होंगे क्योंकि इनका कोफिशिएंट है ही नहीं यहाँ पे। n² +5 होता तो 5 एक कोफिशिएंट है, तो वो इन वाले कोफिशिएंट के बराबर होता, लेकिन नहीं दिया तो 0 के बराबर ही लिखेंगे उसको। वाली लाइन समझ आई कह रहा हूँ। आगे एक बार रिपीट करना है, ये वाली एक बार रिपीट। इसमें क्या है ना, जैसे कि कोफिशिएंट को कंपेयर किया जाता है। कोफिशिएंट को कंपेयर जब भी कर सकते हैं ना, जब एक्स वाले के साथ जो एक्स वाला लेफ्ट हैंड साइड में है वही एक्स वाला राइट हैंड साइड में भी हो। जैसे यहाँ n² वाला राइट हैंड साइड में और n² वाला लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब इन दोनों के कोफिशिएंट कंपेयर हो रहे हैं। ठीक है, इन दोनों के कोफिशिएंट अगर कंपेयर होते हैं तो राइट साइड में क्या है, 1n² बोल सकते हैं, मतलब 1 इसके साथ है, और n² के साथ इधर कौन सा कोफिशिएंट है, -2a2। तो मतलब इन दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं कोफिशिएंट को अगर कंपेयर किया जाए। कोफिशिएंट को हमने कंपेयर किया, फिर उसके 2 - -2a2 के बराबर करा 1 के। तो जो थर्ड इक्वेशन मैंने जो बनाई है ना उसको देखो, पहले पहले वो समझो कि वो कैसे आया। क्योंकि कोफिशिएंट अगर लेफ्ट हैंड साइड का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड के कोफिशिएंट के बराबर है तो जो उनकी वैल्यू है वो भी उसके बराबर होगी। अब एन वाले में क्या है, यहाँ हाँ पे भाई, एन वाले में, सही है। यहाँ पे क्या है, एन वाला है, एन वाले की है ही नहीं, राइट हैंड साइड में तो कुछ है कुछ नहीं है, तो उसको 0 के बराबर लिख दिया मैंने। अब फर्स्ट वाले जो है वो a0 है, a1 है, 3a1 है। अब इसमें भी क्या है, ये तीनों कोफिशिएंट है क्योंकि इसके साथ ना n है ना n² है, मतलब ये कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट के लिए भी तो कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। जैसे n² प्लस में n+1 होता, अगर राइट हैंड साइड में होता, सपोज करो n² प्लस n+1, मतलब n² के लिए तो 1 है, n के लिए भी 1 है और +1 के लिए भी 1 है, मतलब तीनों के लिए वैल्यू होती तो हम तीनों के लिए वैल्यू इक्वल टू पुट करते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ n² के लिए वैल्यू है तो हमने सिर्फ n² के बराबर में 1 लिखा, क्योंकि n² के साथ 1 तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है, तो उसका कोफिशिएंट हमें मिल रखा है। अब यहाँ पे क्या है, 0 0 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इनके लिए कोई वैल्यू है ही नहीं राइट हैंड साइड में, इसीलिए हमने उसकी वैल्यू को इक्वल टू 0 रखा है। ठीक है, इक्वेट कर दिया ना नॉर्मल। इनको नॉर्मल क्या है, देख यहाँ लिखा है कंपेयरिंग कोफिशिएंट, कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, वही हुआ है जो कि हम शुरू से करते हैं, करा भी है हमने कई बार, कोफिशिएंट को कंपेयर करना। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में क्या है, दोनों में जो भी वैल्यू हम, अगर वेरिएबल अच्छा सेम है ठीक है, तो समझ उनके गया। वो कोफिशिएंट जैसे सेम। 2x इक्वल्स टू उसका लेफ्ट का और उसका इक्वल करके वैल्यू निकालना, ठीक है, अब समझ आ गया। वही चीज बता रहा हूँ मैं। हमारे पास 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है, तो ये सॉल्व करना इजी है। ये 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन है तो हम सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं a0 a1 और a2 की। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ निकाला है a1 बराबर में -1/2, a2 बराबर में -1/2 और a0 बराबर में -1। तो उसमें करना है क्या है, अब हमारे पास y एन p आ गया, तो उसमें हमने वैल्यू बनाई जो कि हमारी ये आई थी ना, a1 जो हमने लिखा हुआ था ये वाला, और y n p इसके लिए हमने ये लिखा था ना। अब यहाँ पे a0 a1 और a2 इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो हमने यहाँ वैल्यू पुट करी तो हमें y n p पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल गया। जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल गया, होमोजेनियस सॉल्यूशन मिल गया, इन दोनों को ऐड करके लिख दो, ये हमारा क्या बन गया, एक जनरल सॉल्यूशन बन गया।
ठीक है। अगर हमें यहाँ पे इनिशियल कंडीशन दी होती तो हम B1 और B2 भी निकाल सकते थे, लेकिन इस स्टेप के बाद ही निकलता। ठीक है मनीष, जो मैं पहले समझा रहा था अब वो दोबारा समझा रहा हूँ। क्या कह पर्टिकुलर रहा है? जन अच्छा अच्छा मैं अच्छा, कहना ठीक है, समझ गया। जो हाँ हाँ जनरल हाँ। सॉल्यूशन है ना, जो जनरल सॉल्यूशन हमारी थी अब वो पूरी हुई है, इसके बाद हम इनिशियल कंडीशन को लगा सकते हैं। अगर ये देता तो हम लगाते। ठीक है। जैसे कि इस ठीक है। क्वेश्चन में दिए, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखी है इनिशियल कंडीशन A0 बराबर 1 और A1 बराबर में -2। तो इसके लिए हम वो चीज करेंगे आगे, देखियो अभी। जैसे कि ये बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। एच के लिए यहाँ पे हमने दो कैरेक्टरिस्टिक रूट निकाल लिए, उसकी एक हमने जनरल फॉर्मूला बनाया होमोजीनियस का। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, ये रहा वो थोड़ा गलत हो गया, उसको ध्यान रख दो। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो A0 और A1 लिया है। अब A0 A1 ही क्यों लिया, A2 क्यों नहीं लिया? क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, 6n प्लस में 10, n की पावर की डिग्री कितनी है, 1। जब डिग्री 1 होगी तो A0 और A1 लेना है। जब डिग्री 2 थी तो हमने A0 A1 और A2 लिया था। ठीक है। डिग्री डिग्री से कैसे निकाल रहा हूँ वो तो अब समझ आ गया होगा। ठीक है। क्योंकि 6n की पावर 1 होगी, इसकी पावर 1 है उसके लिए A0 और A1 लेना है। जिसकी पावर 0 है उसके लिए सिर्फ A लेना है। जिसकी पावर 2 है उसके लिए A0 A1 और A2 लेना है। ठीक है। अब यहाँ सेम चीज होगी। अब देख कोफिशिएंट जब हम कंपेयर करेंगे तो n वाला जो भी होगा राइट हैंड साइड वही उसके इक्वल हो जाएगा, और जो कोफिशिएंट हो कांस्टेंट होगा वही कांस्टेंट 10 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ एन स्क्वायर की जगह नहीं है, ये एन स्क्वायर वाला आएगा भी तो देखेंगे, क्योंकि अगर आया तो वो 0 के बराबर होगा। ठीक है। तो जैसे कि मैंने इसको लिखा, पहले n+2 के लिए लिखा, फिर n+1 के लिए लिखा, फिर n के लिए लिखा, और बराबर लिख 6n प्लस में 10। अब सेम वही करना है, प्लस माइनस घटा गुना करना है। जो कि मेरी ये आई, ये नीचे वाला, यूर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है भाई। बीच में कट रही है शायद थोड़ी थोड़ी। कोई नहीं, अगर जहाँ कटेगी मतलब रिकॉर्डिंग तो है ही। जहाँ पे कोई दिक्कत आए तुरंत मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा कि ये चीज है। ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अगर तो तू मैसेज कर सकता है, मैसेज अब तो तेरा आवाज भी आ रही है तेरी, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकता है बीच में। ठीक है। तो जैसे कि हमने इसको सॉल्व किया, अब इसको सॉल्व करने के बाद मेरे को ये मिला A0 A1 n, ये जो भी मिला उसको मैंने 6n प्लस में 10 के बराबर लिखा। अब मुझे पता है कि जो n वाले हैं उसको n वाले के साथ रखो, जो कोफिशिएंट कांस्टेंट है कांस्टेंट के साथ रखो। ये n वाला मैंने n के पास रखा, और कोफिशिएंट कांस्टेंट वाला कांस्टेंट के पास रखा। तो ये जो दो बराबर होंगे 10 के, और जो ये n वाला होगा वो n वाले के बराबर होगा 6 के, क्योंकि n और n तो कोफिशिएंट भी ये बराबर होंगे। होप करता हूँ अब तुम्हें ये कोफिशिएंट कंपेयर करना आ गया है। अब आता तो पहले से है लेकिन समझ आ गया होगा कोफिशिएंट को कैसे मैंने कंपेयर किया है। हाँ भाई, क्लियर है। क्लियर है ना कोफिशिएंट को कैसे कंपेयर किया मैंने? जो n वाला है वो n वाले के साथ कंपेयर करो और उन दोनों को इक्वल लिख दो देख, अगर वैल्यूज को। उधर स्क्वायर की टर्म है, सेम वेरिएबल, मतलब ऐसे एन स्क्वायर उधर है, राइट में भी एन स्क्वायर है, तभी कंपेयर कर पाएंगे, वरना नहीं होगा। भी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो हाँ, 0 के बराबर लिखेंगे। ठीक है। इसी को सॉल्व किया। देखिए यहाँ पे मैंने दिखा भी रखा है एक्चुअल तुम्हें, n जो है वो n के साथ कंपेयर कर रहा है 6n के साथ, और ये दोनों वैल्यू जो है वो जो कांस्टेंट है वो 10 के साथ कंपेयर कर रहा है अपने आप को। ठीक है। अब यहाँ पे दोनों को मैंने क्या किया, इक्वेशन बनाई। अब दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, तो उससे हमारी दो वैल्यू निकली A1 और A0। A1 मेरी निकली -1/2 और A0 निकली -1। अब इन दोनों से मैंने A एन P बना लिया अपना, क्योंकि हमने A बनाया था ना यहाँ पे। ये रहा हमारा A, ये जो हमने A बनाया था ना, आ गया, ये रहा, ये वाला जो हमने A n बनाया था, यहाँ A0 और A1 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो A1 और A0 की वैल्यू पुट करी तो हमें ये इक्वेशन मिली P वाली। ठीक है। ये रही हमारी P जो लास्ट में दिख रही है तुम्हें, ये हमारी इक्वेशन बनी। अब क्या करना है, इन दोनों को प्लस करके लिखना है, क्योंकि मैंने बताया था जनरल सॉल्यूशन चाहिए तो क्या करना है, होमोजीनियस और पर्टिकुलर दोनों को ऐड कर दो। तो मैंने यहाँ किया दोनों को ऐड। अब बात जो है ना वो हमारी इनिशियल कंडीशन काम करेगी। ठीक है मनीष, जो मैं समझा रहा था अब तो समझ सकता है कि इनिशियल कंडीशन मेरी जब जनरल सॉल्यूशन आ जाएगी उसके बाद ही मैं बना सकता हूँ इनिशियल कंडीशन पे। ठीक है। हाँ भाई। कंडीशन ली, A0 बराबर में 1 और A1 बराबर में 2। अब इससे देख क्या है, एक इक्वेशन मेरे को यहाँ से मिली A0 से, एक इक्वेशन मिले हुए है A1 से। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है,
तो उसको हमने एलिमिनेशन से मेथड से कर लिया या सब्स्टिट्यूटिंग से कर लिया, किसी से भी करेंगे तो b1 और b2 हमें मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल वहां पे जाके पुट कर दिया, जो हमारा an आया था ऊपर उसी में मैंने यहाँ पे पुट कर दिया कि an बराबर में 5/8 आ गया पे, और b2 की जगह पे 11/8 आ गया, और ये हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है हाँ भाई। भाई, हाँ बढ़िया। ये सेम क्वेश्चन तुम्हें मैंने दिया एन स्क्वायर के लिए, बिल्कुल एग्जैक्ट चलेगा, बिल्कुल सेम चलेगा। इसका सॉल्यूशन भी दे दिया है ताकि तुम करो तो तुम्हें अगर भूलते भी हो तो यहाँ से पता चल जाएगा कि हाँ क्या हुआ था इस स्टेप के बाद। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, सेम वही तीन इक्वेशन बनी, a1 a2 a3, क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर मतलब तीन मिलेंगे, a0 a1 और a2। ठीक है, उसके लिए मैंने कर दिया यहाँ पे क्या था, हमें कंडीशन नहीं दे रखी थी इनिशियल, इसीलिए हमारा वैल्यू सिर्फ यहाँ पे खत्म हो जाती है, an बराबर में 3n b1 प्लस में 2b2, ये भी जो भी वैल्यू सेम। ये क्वेश्चन है तुम्हारा 6n बराबर में दे रखा है, तो यहाँ पे और डिग्री कितनी होगी 1, डिग्री 1 है तो a0 और a1 लेना है, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ a0 और a1 ले रखा है। ठीक है, अगर a2 आता तो n स्क्वायर a2 होता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सिर्फ डिग्री 1 है, इसलिए डिग्री 1 के साथ n आता है, सिर्फ पावर 1 तक आएगा। ठीक है, सेम प्रोसीजर होगा, बिल्कुल सेम होगा। बात केस नंबर थर्ड देखो, केस नंबर थर्ड में क्या है ना कि दो चीज आती है, जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स रूट निकालते हैं, क्या वो इक्वल्स टू जो हमने इक्वल्स टू में ले रखा है क्या वो उसके इक्वल है या उसके इक्वल नहीं है, दो चीजें हैं। तो यही दो केस बोलते हैं उसको, कि क्या वो उसके इक्वल है या उसके इक्वल नहीं है, जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स रूट निकलते हैं, क्या वो जो हमारे बोलते हैं जैसे कि कांस्टेंट है या पॉलिनोमियल है, क्या वो उसके इक्वल है। अगर उसके इक्वल है तो ये प्रोसीजर है, अगर नहीं है तो ये प्रोसीजर है, यही दोनों है आगे के केस। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला एफ एक्स बराबर में बीटा की पावर, कोई भी बीटा की पावर कुछ है ना, लेकिन पॉलिनोमियल वहीं पर है, पी एक्स जो है वो पॉलिनोमियल है हमारा, यार बीटा इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक रूट, मतलब बीटा जो है वो हमारा उसे रिलेट कर रहा है, कि जैसे कि R1 और R2 हमारे दो रूट निकले, मैंने बोला कि दो और दो मेरे रूट निकले, तो यहाँ पे अगर राइट हैंड साइड में अगर चार दे रखा है तो मतलब दो नहीं है, दो नहीं है तो थर्ड केस है, अगर चार ही होता तो वो फोर्थ केस होता। फोर्थ केस भी देखेंगे, थर्ड भी देखेंगे। पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है पी एक्स, पी एक्स जो भी हमारा होगा वो हमें डिग्री बता देगा कि हम a1 तक लेना है या a2 तक लेना है या a3 तक लेना है, वो हमें बताएगा। सेम प्रोसीजर है बिल्कुल, जैसे पहले दूसरे में करा बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा चेंज यहाँ आएगा ए एन पी में, जिसमें बीटा की पावर एन जो है वो हमारा एक अलग से ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, बाकी बिल्कुल सेम है, बाकी बिल्कुल सेम। बस एक बी जो बीटा की पावर जो एन है वो ब्रैकेट में हमारा बाहर आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। जैसे कि a0 n a1 ये तो हमारा पहले से था, सिर्फ बीटा की पावर एन है, एक ये चीज नहीं आई है इसमें। इसमें अब जैसे क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यहाँ पे डिग्री क्या है 1, एन की डिग्री क्या है, के साथ क्या आ रखा है 2 की पावर n आ रखा है, मतलब ये बीटा आ गया ना, बीटा की पावर n था, यहाँ पे 2 की पावर n आया। जब हम इसको सॉल्व कर रही है तो यहाँ पे क्या है कि डिग्री कितनी है 1, तो हमें a0 और a1 लेना है, दो ही ले सकते हैं आप, जब हमारी डिग्री 1 है, जब डिग्री 0 है तो a0 लेते हैं, डिग्री 2 होती है तो a0 a1 और a2 लेते हैं। ठीक है, अब 2n आया, अब हमें ये जो ए एन एच मतलब होमोजीनियस के लिए निकाला, तो हमें ये पता है R1 की जगह पे एक 4 है और R2 की जगह पे 3 है, मतलब यहाँ पे दो, एक आया 4 एक आया 3, मतलब दो नहीं आया, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स रूट नहीं आए। जब नहीं, केस नंबर थर्ड, अगर आ जाए तो केस नंबर फोर्थ। तो अभी नहीं आया है, नहीं आया है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, सेम वही ए एन बराबर में 2n को बाहर लिखा, यहाँ पे देखो बीटा की पावर n, सिर्फ ये ब्रैकेट से बाहर आया, बाकी बिल्कुल सेम है, सिर्फ ब्रैकेट के बाहर क्या आया 2n, एक नया आया है, जो कि मैंने बताया था कि यहाँ पे बीटा की पावर n जो है वो एक आया था, अगर नया आएगा तो वो यहाँ पे आ गया 2 की पावर n, क्योंकि यहाँ पे शो हो रहा है हमें, ठीक है, n के साथ मल्टीप्लाई होकर। सेम प्रोसीजर बिल्कुल, सिर्फ मैं वहां पे ध्यान देना था कि यहाँ पे बीटा की पावर n जो है वो एक एक्स्ट्रा आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा, a0 a1 निकालो, उसकी वैल्यू वहां पुट करो, और यहाँ पे देखो 2 की पावर n, बस एक ये नया आया है ब्रैकेट के बाहर, बाकी बिल्कुल सेम चलेगा। तुम इसको हटा के भी क्वेश्चन करोगे ना तो सारी चीजें सेम आएगी,
बस ये 2 की पावर n नहीं आएगा, जो कि इसमें एक्स्ट्रा r है। ठीक है, समझ आया भाई? हाँ भाई। तो देखते हैं फोर्थ कंडीशन में क्या होगा ना, में दो कंडीशन मैंने बताई थी, दो केस बताए थे। पहला केस बताया कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स रूट जो है वो उससे मैच नहीं करेगा, जैसे कि वहां पे आया 2 और वहां पे था 3 और 4, तो मैच नहीं करा। लेकिन अब क्या होगा, जब 3 और 4 दे रखा है ना, तो 4 ही होगा उसमें, मतलब दो में से एक तो होगा ही होगा जो कैरेक्टर रूट को दिखाएगा। जैसे कि सेम वही है, एफ एक्स बराबर में बी एक्स डॉट पी एक्स, वेयर बी इज अ कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ मल्टीप्लीकेशन टी। अब यहाँ पे एक और चीज आ जाएगी, एन की पावर टी। सारी चीजें बिल्कुल सेम, एग्जैक्ट सेम चलेगी जैसे केस नंबर थर्ड में चली थी। बस यहाँ एक कि जब हम केस नंबर 2 कर रहे थे तो कुछ नहीं आया, केस नंबर 3 में आए तो क्या आया, बी की पावर एन एक नया, केस नंबर 4 में एक और नया आ जाएगा, एन की पावर टी। कि उसमें और क्या चेंजेस हैं, एन की पावर टी जो है वो हमें बताएगा कि अगर वो कैरेक्टरिस्टिक रूट है तो क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे 4 आया, जैसे कि हमारा क्वेश्चन है an-7 an-2 प्लस में 12 an-2 बराबर में n 4 की पावर n। जब हमने होमोजीनियस b1 4n प्लस में b2 3n, मतलब 4 और 4 मैच कर गया इसमें बीटा की पावर n से। जब ये दोनों मैच हो गए तो इसके साथ अटैच था ना, 4n के साथ क्या अटैच था, n, तो इसके साथ एक n जो है वो पूरे रास्ते में इसके साथ चलता ही रहेगा। और ये n प्लस कर देंगे ना, तो ये देखो यहाँ पर जो है ये n जो है इसके साथ चल रहा था। पहले थर्ड केस में क्या हो रहा था, ये सिर्फ 4n को लेके जा रहा था थर्ड केस में। लेकिन इसमें क्या हुआ, एक n अकेला जो चल रहा था उसको भी साथ में लेके आ गया ये, जो कि ऊपर हमने थर्ड केस में देखा नहीं आ रहा था उसके साथ। अब ये जो है ये n जो है वो पूरा ही इसके साथ आ गया, मतलब राइट हैंड साइड वाला जो है ना वो इसी के साथ चलेगा एंड तक पूरा। और यहाँ पे तुम्हारा ये चैप्टर खत्म होता है। अभी तुम्हारी आवाज कट रही है। भाई एक काम कर, अभी अब रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे, आवाज कट रही है क्योंकि तेरी। ओके, समझ आ गया, यही था चैप्टर तुम्हारा रिकर्शन रिलेशन का। हाँ क्लियर है बिल्कुल। तुम क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करोगे और जब करोगे तो डाउट होगा तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि इसमें तुमने मेन मेरे को कहाँ। लगता है कैलकुलेशन, आखिरी में इक्वेशन की जो कैलकुलेशन होगी ना उसमें कॉमन वॉमन में बस स्क्वायर वगैरह की गलती नहीं होनी चाहिए, बाकी तो आसान है। वही चीज है, मतलब ज्यादा नहीं, 10वीं की चीजें हैं, 10वीं 11वीं की चीजें हैं। हाँ बेसिक है, मतलब अरे 10वीं 11वीं हाँ, नहीं, 8वीं 9वीं की चीजें बेसिक है। बस वो आनी चाहिए, वो आती है तो मतलब बस ज्यादा बड़ा कर रखा है और कुछ नहीं करा। हाँ 10वीं तक ही है, 10वीं की है भाई, हाँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इससे ज्यादा नहीं है, बस यही चीज है। फिर और अगर थोड़ा सा नहीं, बस एपी और इक्वेशन और रिकर्सिव की वो पहचानना आना चाहिए, पैटर्न क्या चल रहा है बस। कोशिश करो, क्वेश्चन करो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मैंने इसमें क्वेश्चन तुम्हें दे दिए हैं करने के लिए भी, तो जो करे सिलेबस हैं चेक कर हमने लिया था। सिलेबस करके ही देख के ही तुम्हें बताया कि ऐसे होगा। बिल्कुल सही है भाई, अब सही है। अब जैसे कि ये क्वेश्चंस हो गए हैं, तुम वो भी करो जो मैंने अभी समझाए हैं, जो वो भी करो जो नहीं समझाए हैं, तो दोनों करोगे ना, कम से कम तुम्हें देखो 8 केस है, क्योंकि 4 होमोजीनियस में 4 हेटेरो में, तो 8 केस है, कम से कम 12 क्वेश्चन कर लोगे ना तो इजीली तुम्हारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सही है ठीक भाई। है, ठीक है, मैं मेरी तरफ से ये चैप्टर खत्म हो गया, इतना ही था इस चैप्टर में। ठीक है, अगर कोई और चैप्टर हो तो तू मुझे बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्लास ले लूंगा, लेकिन मैं 6 बजे से पहले लूंगा कोई भी क्लास, दोपहर मतलब शाम के 6 बजे से पहले कोई भी क्लास किसी भी टाइम पे ले सकता हूँ। चल कोई ठीक डाउट है, होगा तो बता दो।